सोचो एक ऐसा देश जहां प्रधानमंत्री तो हो पर उसके पास कोई पावर ही ना हो, जहां चुनाव भी हो पर फिर भी जनता डिसाइड ना कर पाए कि सरकार कौन चलाएगा। ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहां डेमोक्रेसी सिर्फ संविधान के पन्नों में कैद होकर रह गई, जहां हर कुछ सालों में चुनाव तो होते हैं, नई सरकारें भी बनती हैं, लेकिन असली फैसले कहीं और से लिए जाते हैं। और ये कहानी है पाकिस्तान की, एक ऐसा देश जो बना तो लोकतंत्र के वादे के साथ था, लेकिन 79 ईयर्स के बाद भी एक मजबूत लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया है। हर बार जब ये उम्मीद जगती है कि अब सब ठीक होगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरी कहानी फिर से वहीं आकर खड़ी हो जाती है। पर सवाल यह कि आखिर ऐसा होता क्यों है? पाकिस्तान में लोकतंत्र बार बार कमजोर क्यों पड़ जाता है? असली ताकत किसके हाथ में है? और क्यों वहां की जनता हर बार उसी पुराने साइकिल में आकर फंस जाती है? आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों को डिकोड करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा एंड तक जरूर देखिए। साल 1947 भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। मोहम्मद अली जिन्ना एक मॉडर्न और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का सपना देखते हैं, जहां सिविलियन लीडरशिप मजबूत हो, जनता की चुनी हुई सरकार हो। शुरुआत के कुछ सालों तक ये उम्मीद जिंदा भी रही। 1947 से 1958 तक किसी हद तक डेमोक्रेटिक सरकारें चली भी, लेकिन धीरे धीरे असली सत्ता मिलिट्री के हाथों में जाने लगी। और साल 1958 में सब कुछ अचानक से बदल गया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तख्ता पलट कर देती और देश सीधे मिलिट्री रूल के अंडर चला गया। अयूब खान सत्ता में आते खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर देते हैं और अगले 10 सालों तक देश पर राज करते हैं। ये सिलसिला इसके बाद कभी नहीं रुका। साल 1969 में याहिया खान सत्ता में आए, फिर साल 1977 में जियाउल हक ने तख्ता पलट कर दिया और फिर साल 1999 में परवेज मुशर्रफ ने देश की कमान संभाल ली। हर बार एक ही कहानी दोहराई गई, जिसमें आर्मी कहती है हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन होता हमेशा इसके उल्टा था। डेमोक्रेसी मिलिट्री रूल के अंदर और कमजोर होती चली गई और इसी के चलते पाकिस्तान साल 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को भी गंवा देता है। फिर भी सिस्टम कोई सबक नहीं लेता है। साल 1973 में संविधान जरूर बनता है, पर सब सिर्फ कागज पर ही दिखता है, क्योंकि असली ताकत हमेशा पार्लियामेंट के बाहर रही। अगर कोई भी प्रधानमंत्री थोड़ा भी अपने दम पर फैसले लेने की कोशिश करता, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया, तो उनको हटा दिया गया। यही पैटर्न बार बार दोहराया गया। पहले कू होता है, फिर मार्शल लॉ लगता है, उसके बाद थोड़ी सी डेमोक्रेसी वापस आती है और फिर से कू हो जाता है। यही साइकिल पाकिस्तान की राजनीति की पहचान बनी रही। पर पाकिस्तान में इस पावर को कंट्रोल कौन करता है? आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान में पावर के 3 बड़े चेहरे हैं, आर्मी, ISI और पॉलिटिशियंस। सबसे पहले आर्मी की बात करते हैं। पाकिस्तान में आर्मी को सिर्फ फौज नहीं माना जाता, वहां इसे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पर्दे के पीछे रहकर असली फैसले लेता है। बहुत लोग मानते हैं कि यही असली पावर है। आर्मी के पास सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि बड़ा इकोनॉमिक कंट्रोल भी है। फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन और बहरिया फाउंडेशन जैसे नेटवर्क्स के जरिए आर्मी का बिजनेस एम्पायर बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसमें जमीन, बैंक, सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर प्लांट्स, यहाँ तक कि स्कूल और यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है। DHA जैसी रियल एस्टेट सोसाइटीज में भी इनका इन्फ्लुएंस है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का 10 to 15% हिस्सा सीधे या इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में है। पॉलिटिक्स में भी आर्मी का असर साफ दिखता है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट में जाएगा, ये चीजें अक्सर पीछे से तय होती है। फॉरेन पॉलिसी में भी इनकी पकड़ मजबूत रहती है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, अफगानिस्तान हो या तालिबान से जुड़ी पॉलिसीज, हर जगह आर्मी की ही सोच झलकती है। साल 2022 में इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया गया। आमतौर पर माना गया कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल था, जिसकी वजह यह बताई गई कि इमरान खान आर्मी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे, खासकर फॉरेन पॉलिसी और आर्मी के दखल को लेकर। साल 2025 के भारत पाकिस्तान टेंशन के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। उनके पास आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जैसी ताकत भी थी, जिससे आर्मी की पकड़ और मजबूत हो गई। इधर इमरान खान जेल से चिट्ठियां लिखते हैं। वो कहते हैं कि आर्मी संविधान के दायरे में रहे और पॉलिटिक्स से दूर रहे, लेकिन जवाब में आर्मी की तरफ से सख्त बयान आते हैं। DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें स्टेट के लिए खतरा तक कहा जाता है। आर्मी का असर चुनाव पर भी दिखता है। साल 2024 के जनरल इलेक्शंस में PTI के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट बनकर चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि पार्टी को सिंबल ही नहीं मिला। कई जगहों पर मोबाइल सर्विस बंद रही, इलेक्शन रिजल्ट्स आने में देरी हुई। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चत्था ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चुनाव में धांधली हुई थी। उनका दावा था कि हारने वालों को जिताया गया और कई सीटों पर बड़े मार्जिन को पलट दिया गया, लेकिन बाद में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कुल मिलाकर पैटर्न साफ है। आर्मी अक्सर कमजोर कोलिशन सरकार पसंद करती है,
जैसे शहबाज शरीफ और पीपीपी की सरकार। अगर कोई मजबूत लीडर उभरता है जैसे इमरान खान, उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है या उसको जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी सिर्फ देश की रक्षा करने वाली ताकत नहीं है, वो सिस्टम को भी कंट्रोल करती है। और जब तक ये कंट्रोल वहां पर रहेगा तब तक वहां पर असली डेमोक्रेसी आना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इनविजिबल पावर की जो सामने तो नहीं दिखती लेकिन इसका असर हर जगह होता है। इसका नाम है आईएसआई, यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। कागज पर ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसे शैडो गवर्नमेंट कहा जाता है। ये टेक्निकली आर्मी के अंदर आती है, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि इसका डीजी सीधे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों को रिपोर्ट करता है, यानी पावर का सीधा कनेक्शन सबसे ऊपर तक जाता है। आज के समय में आसिम मलिक आईएसआई के चीफ हैं। अप्रैल 2025 से उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी चार्ज दे दिया गया है। अब सोचो, एक ही इंसान के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होना यह दिखाता है कि सिस्टम कितना टाइटली कनेक्टेड है। आप अगर हिस्ट्री को देखोगे तो 1980 के दशक में आईएसआई ने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, लेकिन देश के अंदर इनका रोल और भी ज्यादा सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल रहा है। ये पॉलिटिशियंस पर नजर रखती है, जरूरत पड़े तो नई पॉलिटिकल पार्टीज बनवाती है और पुरानी को तोड़ भी देती है। साल 1988 में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आईजीआई अलायंस बनवाने में भी इसका नाम सामने आया था। आज भी पैटर्न ज्यादा बदला नहीं है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले आईएसआई ने कई कैंडिडेट्स पर दबाव बनाने की कोशिश की। मीडिया कंट्रोल, ऑफिस रेड्स, लीडर्स की गिरफ्तारी और कुछ केसेस में लोगों के गायब होने की भी खबरें आई। रिसेंटली आई धुरंधर मूवी में भी इस नेटवर्क को साफ दिखाया गया है, जिसमें रणवीर सिंह एक अंडरकवर एजेंट का रोल करते हैं जो कराची के अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के कनेक्शन तक पहुंचता है। वहीं अक्षय खन्ना एक गैंगस्टर का किरदार निभाते हैं जो आईएसआई से जुड़ा होता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे गैंग्स, पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, कैसे पावर क्लोज्ड रूम्स में डिसाइड होती है और कैसे पॉलिटिशियंस को कंट्रोल किया जाता है। यही इनविजिबल कंट्रोल सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस पर हमेशा सवाल उठते रहे। धांधली के आरोप लगते हैं, लेकिन सॉलिड प्रूफ बहुत ही रेयरली सामने आ पाता है। और जब सिस्टम इतना कंट्रोल्ड हो तो डेमोक्रेसी पावर की बजाय सिर्फ प्रोसेस बन जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आज तक पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पाई। दोस्तों, अब तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं, यानी पॉलिटिशियंस, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही लोग सबसे सामने दिखते हैं। यही जनता से वोट मांगते हैं, सरकार बनाते हैं और फैसले लेने का दावा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में अक्सर ये सिर्फ चेहरे बनकर रह जाते हैं, क्योंकि असली ताकत कहीं और होती है और ये उसी के हिसाब से चलते हैं। आप देखोगे तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स काफी हद तक खानदानी रही है। कुछ ही परिवार के लोग बार बार सत्ता में आते रहे, जैसे नवाज शरीफ और उनका परिवार, या फिर बेनजीर भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी की फैमिली। इन परिवारों पर अक्सर ये आरोप लगता है कि आर्मी के साथ समझौता करके सत्ता तक पहुंचते हैं। 2024 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। पीएमएल-एन और पीपीपी ने मिलकर कोलिशन सरकार बनाई और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। कई लोगों का मानना है कि इसकी पूरी सेटिंग के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट था। इसी दौरान इमरान खान को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया। इन पॉलिटिशियंस की एक और बड़ी समस्या इन पर लगने वाले करप्शन के चार्जेस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर इलीगल एसेट्स तक कई मामलों में इनके नाम सामने आते रहे। लेकिन यहाँ भी सिस्टम का खेल साफ दिखता है। जब आर्मी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो डील्स हो जाती है, एनआरओ मिल जाता है, केस कमजोर पड़ जाते हैं, या फिर किसी लीडर को कुछ समय के लिए एग्जाइल में भेज दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो उसे वापस लाकर राजनीति में खड़ा कर दिया जाता है। नवाज शरीफ के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन इमरान खान का केस थोड़ा अलग है। वो जैसे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने जाते हैं, आर्मी उन्हें उठाकर जेल में डाल देती है। उनके ऊपर ट्रीजन, करप्शन और साइफर जैसे केस दर्ज किए गए। असल में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस एक तरीके से बफर का काम करते हैं। जनता का गुस्सा इन्हीं पर निकलता है, जबकि असली पावर पर्दे के पीछे सेफ रहती है। 2025-26 में भी यही पैटर्न दिखाई दिया है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, गिरफ्तारियां होती है, सरकार कमजोर नजर आने लगती है और इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी के इंटरेस्ट हमेशा सेफ रहते हैं। देखिए, मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसे एकदम आजाद तरीके से नहीं चलने देना चाहती है। पाकिस्तान का मीडिया तो अक्सर इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में काम करता है। जो पत्रकार या मीडिया संस्थान सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्हें कई बार प्रेशर और सेंसरशिप से खामोश कर दिया जाता है। परवेज मुशर्रफ के दौरान कई टॉप न्यूज चैनलों पर कड़ी सेंसरशिप देखी गई। नवाज शरीफ की सरकार के समय भी एक बड़े अखबार को बंद करा दिया गया था। सोशल मीडिया पर भी सरकार या सेना के खिलाफ चलने वाली खबरों पर बैन लगा दिया जाता है, जो दिखाता है चाहे मिलिट्री रूल हो या फिर सिविलियन सरकार, मीडिया पर कंट्रोल हमेशा बना रहता है। सोचो, जब
देश का मीडिया डर के साए में काम करता है तो आम जनता तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंच पाती। लोगों को वही दिखाया जाता है जो सत्ता चाहती है, और जब सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता तो सरकार को जवाब देने की जरूरत भी नहीं महसूस होती है। सिविल सोसाइटी की भी कंडीशन कुछ अलग नहीं है। जो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते हैं उन्हें अक्सर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कई बार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाता है और कुछ मामलों में उनके साथ सख्ती भी की जाती है। ऐसे माहौल में आम आदमी के मन में एक सवाल कई बार उठता है, अगर बोलने की आजादी ही नहीं होगी तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। मीडिया और नागरिक समाज पर ये पाबंदियां पाकिस्तान के लोकतंत्र को अंदर से कमजोर करती है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता। उसे जिंदा रखने के लिए खुली बहस, सवाल और आलोचना बहुत जरूरी होती है, और जब तक ये चीजें खत्म नहीं होने वाली लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। यानी पाकिस्तान की कहानी एक ही सच पर आकर रुकती है। यहाँ लोकतंत्र दिखता है लेकिन चलता नहीं है। असली ताकत हमेशा आर्मी, ISI और एस्टेब्लिशमेंट के पास रहती है। चुनी हुई सरकारें सिर्फ चेहरा बनकर रह जाती है। जो भी नेता सिस्टम को चुनौती देता है, जैसे इमरान खान, उसे धीरे धीरे सत्ता से दूर कर दिया जाता है। चुनाव तो होते हैं लेकिन उन पर भरोसा कम होता जा रहा है, और जब तक ये पावर स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा तब तक पाकिस्तान में असली लोकतंत्र आना लगभग नामुमकिन ही रहेगा। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।